तो चलते हैं सबसे पहले एनाकोंडा नेविगेटर पे। यहाँ से हम लॉन्च करते हैं जुपिटर नोटबुक को। तो लॉन्च हो जाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस दिखेगा। हमने इस पे कोड लिख रखा है। तो हर CSV फाइल है, उसी का डेटाबेस है, डेटा फ्रेम है, उस पे हम मॉडल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हर्ट की संरचना के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम हर्ट पे काम करने वाले हैं तो हर्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर्ट की संरचना कैसे है, जिसमें हृदय की संरचना, रक्त संचरण संचरण प्रक्रिया, रक्त प्रवाह चक्र, ये सब दिखाया गया है। हृदय की धड़कन क्या होती है, हृदय की धमनियाँ क्या हैं, हृदय के कार्य में असामान्यताएं कैसे होती हैं। तो ये निष्कर्ष क्या दिया गया, हृदय की कार्य प्रणाली का सही ढंग से चलना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन से हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार हृदय की कार्य प्रणाली को समझना और इसका ध्यान रखना हमारी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज, कुछ यहाँ पे हार्ट डिजीज के टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें वाल्व डिजीज है, एन्यूरिज्म है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, और यहाँ पे कार्डियक एरिथ्मिया है, हार्ट फेल्योर है, कार्डियो मायोपैथी है, पेरिकार्डिटिस है। इसमें जो है वाल्व को ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, यहाँ पे सूजन है। इसमें जो है फैटी जो है डिपॉजिट हो गया है, कोरोनरी आर्टरी में फैट डिपॉजिट हो गया है। यहाँ पे जो सिग्नल पल्स है उसमें जो है डिऑर्गेनाइज हो गया है। यहाँ डायलेटेड वेंट्रिकल है, मतलब फैल गया है, यहाँ सिकुड़ गया है, ये शो कर रहा है। तो ये हार्ट डिजीज है। हम चलते हैं अपने डेटा फ्रेम को देखते हैं। डेटा फ्रेम हमारा किस तरह से है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडास, सिबास और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हो जाने के बाद हम चलते हैं हार्ड CSV नाम से जो हमारी फाइल है, जिस पे हम वर्क करने वाले हैं और मॉडल बनाने वाले हैं। तो ये हमारा CSV फाइल में एज है, सेक्स है, CP है, रेस्ट BPS है, कोलेस्ट्रॉल है, FPBS है, और FBS है, रेस्ट ECG है, थैलेस है, एक्सचेंज है, ओल्ड पीक है, और स्लोप है, चेस्ट पेन है, CA करके है, थैलेस करके है, और ये है टारगेट। मतलब 14 कॉलम हमारे यहाँ है। इसी 14 कॉलम में डाटा फीड है, और इसी रो कॉलम को लेकर हम जो है इस पे मॉडल बनाने वाले हैं और इससे प्रेडिक्शन कराने वाले हैं। तो कैसे क्या होता है, चलिए हम आगे देखते हैं। पहले इसको करते हैं क्लोज। तो क्लोज हो जाने के बाद अब हम इस फाइल को जो ये हमारा फाइल है उसका पाथ दे दिए हैं, और डाटा वेरिएबल नाम से इस डेटा फ्रेम को रीड कर रहे हैं। तो इसको करते हैं रीड। अब इसका हम हेड देख लेते हैं, मतलब रो कॉलम देख लेते हैं, मतलब 5 रो कॉलम वो शो कर देगा। मतलब A01 जब डॉट हेड करेंगे 1 2 3 4, मतलब ये 5 हो गया है क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग कर रहा है। इंडेक्सिंग कर रहा है। अब ये हमारा हार्ट डिजीज है, जो ये हमारे कॉलम है उनके बारे में बताया गया है हिंदी में। एज, आयु, सेक्स, लिंग, CP छाती का दर्द, चेस्ट पेन, थ्रेस्ट, EPS विश्राम, रक्तचाप, रेस्टिंग ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, FBS उपवास, रक्त शर्करा, रेस्ट ECG विश्राम ECG, थैलेस अधिकतम हृदय दर, एक्सचेंज व्यायाम, फिर एंजाइना, ओल्ड पीक पुरानी चोटी, ओल्ड पीक, स्लोप ढलान, CA प्रमुख रक्त वाहिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ मेजर वेसल्स, थैलेमियम, तनाव परीक्षण परिणाम, टारगेट लक्ष्य। अब इसी के बारे में, उसी कॉलम के बारे में ये विस्तार से यहाँ दिया गया। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो
ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब हम जो हमारा डेटा फ्रेम अभी हमने रीड किया है उसकी हम समरी देख लेते हैं। तो फ्रॉम समरी टूल्स इंपोर्ट df समरी df डॉट समरी डेटा करेंगे तो हर कॉलम की वो समरी शो कर देगा। मतलब 14 कॉलम है, 14 कॉलम की वो समरी कर देगा, उसमें कितनी वैल्यू हैं और उसका ग्राफ भी शो कर देगा। जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पाएगा वहाँ जो है वो मीन मीडियन टाइप का स्टैटिक्स निकाल देगा। तो हमारा ये जो है 14 कॉलम जो अभी आपको हम दिखाए थे उस 14 कॉलम का समरी शो कर दिया। जैसे थैलेज है हमारा, इसमें 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। सीए करके जो हमारा है उसमें 5 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। ओल्ड पीक में 40 वैल्यू है। इस तरह से सब कॉलम की अलग अलग वो वैल्यू शो कर रहा है इस समरी में, कितनी बार अकर हुई है, कितनी बार वैल्यू आई है। तो ये हमारा समरी हो गया डेटा फ्रेम का। अब हम यहाँ मिसिंग वैल्यू देख लेते हैं कि कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। तो डेटा हमने डेटा नाम से डेटा फ्रेम का वेरिएबल बनाया था, तो फिर हम उसको कॉल करते डेटा डॉट इजनल करके करते हैं। तो उसमें दिखा रहा था यहाँ, तो जितने डेटा फ्रेम दिखा रहा है उसमें फॉल्स दिखा रहा है, अगर होता तो ट्रू दिखाता, तो सब में फॉल्स दिखा रहा है। तो हम उसका जो है देख लेते डॉट सम करके, डेटा डॉट इजनल सम। अगर इस तरह से करेंगे तो किसी भी कॉलम में जो है हमारा नल मतलब नल वैल्यू नहीं, मतलब जो वैल्यू है वो मिस नहीं, नल नहीं है। सब में वैल्यू जो है कुछ ना कुछ वैल्यू है हर कॉलम हर रो में। तो हमारी कोई वैल्यू मिस नहीं है, नल नहीं है, सब में 0 0 शो कर रहा है। आगे हम चलते हैं टेकिंग केयर अब हम देखते हैं कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू है। तो डुप्लीकेट वैल्यू देखने के लिए डाटा डॉट डुप्लीकेट नाम से वेरिएबल बनाया। तो हम डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ से देख रहे हैं, डेटा फ्रेम से देख रहे हैं। तो डॉट डेटा डॉट डुप्लीकेटेड, अब इसको हम कर देते हैं रन। तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू शो कर रहा है, जहाँ ट्रू ट्रू कर रहा है वहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है। तो डेटा पूरे डेटा फ्रेम को नहीं शो कर पा रहा है ये, लेकिन अब हम जहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हम ड्रॉप करेंगे। तो ये डाटा डुप्लीकेटेड एनी करके कोड लिखेंगे, मतलब हम देखना चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं। तो हाँ है, डुप्लीकेट वैल्यू है। अब हम डुप्लीकेट वैल्यू को ड्रॉप करेंगे। तो डाटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, तो इसको करेंगे रन। अब जो भी डॉट एनी करके जो मतलब जो हाँ भी मतलब है डुप्लीकेट वैल्यू, उसको वो ड्रॉप कर देगा डॉट एनी करके है। तो अब डुप्लीकेट वैल्यू जो हमारा फॉल्स शो करेगा, मतलब अब डुप्लीकेट वैल्यू जितनी थी वो सब ड्रॉप हो गई। इस डेटा फ्रेम से डुप्लीकेट वैल्यू ड्रॉप हो गई। अब हम डाटा प्रोसेसिंग करेंगे जिसमें कैटेगोरिकल वैल्यू और कंटीन्यूअस वैल्यू को अलग अलग करेंगे। तो कैसे अलग करेंगे, हमारा डॉट यूनिक करके जहाँ वैल्यू 10 से लेस होगा वो कैटेगोरिकल वैल्यू होगी, और जहाँ वैल्यू जो है 10 के ऊपर एल्स मतलब जहाँ वैल्यू हमारा इस डेटा फ्रेम में 10 से ऊपर आएगा वो कंटीन्यूअस वैल्यू होगी। तो इस कॉलम में कर रहे हैं, ये फंडामेंटल कॉलम में कर रहे हैं। तो ये आप इस कोड को जब हम रन करेंगे तो ये कोड का जो ऊपर कोड लिखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। यह कोड डाटा फ्रेम की कॉलम की श्रेणियों कैटेगोरिकल और निरंतर कंटीन्यूअस चर में वर्गीकृत कर रहा है, जो प्रत्येक कॉलम में अद्वितीय मानों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। यहाँ
यह कोड कदम दर कदम क्या कर रहा है। तो कैटेगोरिकल वैल्यू एक खाली सूची में उन कॉलमों के नाम को संग्रहित करने के लिए है जिन्हें श्रेणीबद्ध माना जाता है। कंटीन्यूअस वैल्यू एक खाली सूची में जो उन कॉलम के नामों को संग्रहित करने के लिए जिन्हें निरंतर माना जाता है। कॉलम पर पुनरावृत्त फॉर लूप डाटा डेटा फ्रेम के प्रत्येक कॉलम से गुजर जाता है। अद्वितीय मानों की जांच प्रत्येक कॉलम के लिए कोड डेटा कॉलम डॉट यूनिक का उपयोग करके अद्वितीय मानों की संख्या की जांच करता है। यह अद्वितीय मानों की संख्या 10 से कम या बराबर है इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 तो इस श्रेणीबद्ध को चर माना जाता है और कैटेगोरिकल सूची में जोड़ा जाता है। यदि अद्वितीय मानों की संख्या 10 से अधिक है तो इसे निरंतर चर माना जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 10 से अधिक है तो कंटीन्यूअस वैल्यू सूची में जोड़ा जाता है। मूलतः यह कोड अद्वितीयता के आधार पर कॉलम को वर्गीकृत कर रहा है जिससे श्रेणीबद्ध और निरंतर चर के बीच में अंतर करने के लिए 10 अद्वितीय मानों की सीमा निर्धारित की गई है। जिस कॉलम में वैल्यू 10 के बिलो रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पे हमारा अभी समरी में आपने देखा है, फिर से हम दिखाएंगे। तो 10 के बिलो रहेगी वैल्यू रिपीटेड जो है, और जिसमें 10 से ऊपर रहेगी उनको इसमें जोड़ा जाएगा। वो कैटेगोरिकल हो जाएगा और कंटिन्यूअस हो जाएगा 10 से ऊपर वाले। तो इसके आधार पे रखे हैं। तो यहाँ हम कैटेगोरिकल वैल्यू को देख लेते हैं। तो इसमें जो है हमारी जो है वैल्यू सेक्स में मेल फीमेल, मतलब आ गया। चेस्ट पेन में 4 वैल्यू होगी। सीपी अभी हम उसको समरी में दिखाते हैं। एफपीएस में भी 4 वैल्यू हैं और रेस्ट सीजी में भी 4 वैल्यू हैं। ऐसे करके सबकी हम दिखाते हैं वैल्यू, मतलब जो यूनिक वैल्यू आ रही है। यूनिक वैल्यूज में जो है 4 से ज़्यादा नहीं है। तो हम उसकी जो है समरी देख लेते हैं कैटेगोरिकल की। इसकी समरी देखते हैं। इसमें देखिए जो यूनिक वैल्यू है, इसमें यूनिक वैल्यू 2 है। सीपी में हमारा 4 यूनिक वैल्यू है। एफपीवीएस में हमारा 2 यूनिक वैल्यू है। सेक्स में मेल फीमेल ही है। सीपी में भी 4 तरह से यूनिक वैल्यू है। एफबीएस में हमारा 2 वैल्यू है 0 1। और रेस्ट ईसीजी में हमारा 3 वैल्यू है। इसी तरह एक्सचेंज में हमारा 2 वैल्यू है। स्लोप में हमारा 3 वैल्यू है। अलग अलग मतलब यूनिक अलग अलग वैल्यू जो है हमारा 3 है। और ये सीए हमारा अलग अलग यूनिक वैल्यू 5 है। और थैल में भी 4 अलग अलग वैल्यू हैं। मतलब इस पूरे कॉलम में 4 यूनिक वैल्यू आ रही हैं। टारगेट वाले कॉलम में 2 यूनिक, जो टारगेट वाला कॉलम है इसमें 2 यूनिक वैल्यू आ रही हैं, 0 या 1। तो इसीलिए हमने जो है कैटेगोरिकल कॉलम को जो रखा है 10 से बिलो रखा है, और जो 10 के ऊपर होंगे वैल्यू वो जो हमारा कंटिन्यूअस कहलाएंगे। तो हम उसको भी देख लेते हैं। अब कंटिन्यूअस वैल्यू में कौन कौन आता है हमारा, तो कंटिन्यूअस कॉलम में देख लेते हैं। कंटिन्यूअस कॉलम में हमारा एज आएगा। एज में डिफरेंट डिफरेंट है, उसमें कंटिन्यूअस इसकी वैल्यू भी दिखा देंगे। टेक्स्ट बीपीएस में वैल्यू जो है 10 के ऊपर है। कोलेस्ट्रॉल में वैल्यू 10 के ऊपर है। थैलेस में वैल्यू 10 के ऊपर में है। और डी में 10 के ऊपर में है। तो अब उसका हम समरी देख लेते हैं। इसकी समरी देखते हैं। तो इस कॉलम में जो वैल्यू है, एज में 41 अलग अलग वैल्यू आई हैं। टेस्ट बीपी में 49 अलग अलग वैल्यू आई जो 10 से ऊपर की वैल्यू है। कोलेस्ट्रॉल में 152 वैल्यू आई हैं। थैलेस में 91 डिस्टिंक्ट वैल्यू अलग अलग वैल्यू हैं। और बिग में हमारा 40 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो हम इस तरह से कैटेगोरिकल और कॉन्टिन्यूअस वैल्यू को अलग अलग कर लिए। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनकोडिंग करेंगे। इनकोडिंग में क्या करेंगे, इनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा का मतलब है
डेटा को संख्यात्मक प्रारूप में बदलना। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि कई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और मॉडल संख्यात्मक डेटा के साथ ही काम कर सकते हैं और श्रेणीबद्ध डेटा को सीधे नहीं समझ सकते। तो जो है उसको न्यूमेरिकल प्रारूप में बदलेगा। तो मुख्य कारण क्या है उसके? मॉडल की आवश्यकता, समरूपता, गणना में सहूलियत, अनुकूलता। इन सब के लिए हम इनकोडिंग करते हैं। श्रेणीबद्ध डेटा को इनकोड करने के दो सामान्य तरीके हैं, लेबल इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग। तो हम यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग करने वाले हैं। तो आप लेबल इनकोडिंग को देख लीजिए और वन हॉट इनकोडिंग के बारे में देख लीजिए, जिसमें 100 लाल के लिए, हरा के लिए 010, मतलब अलग अलग वो इनकोडिंग कर देगा। तो ये है हमारा इनकोडिंग का फंडा। तो इनकोडिंग का फंडा है, आप इसी को पढ़ लें और समझ सकते हैं पढ़ के। तो हम कैटेगोरिकल वैल्यू को इनकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको करते हैं रन। तो जिसमें सेक्स, सीपी, एफपीएस, रेस्ट, ईसीजी जो हमारा कैटेगोरिकल वैल्यू हमने पैरेलल प्रोसेसिंग से डिवाइड किया, कैटेगराइज किया है। तो अब इसमें यूनिक देख लेते हैं। यूनिक सीपी का इस कॉलम को उठाते हैं, इसका यूनिक देखते हैं। तो 0, 1, 2, 3, मतलब ये 4 यूनिक वैल्यू हैं। अब इसको हम डमी वेरिएबल में क्रिएट, इसी तरह से जितने भी हैं, अब अगर मान लीजिए एफवीएस का देखते हैं, रेस्टीएस देखते हैं, तो इसमें 10 के बिलो है वैल्यू। तो इसके लिए हर अलग अलग के लिए अलग अलग वो वैल्यू निर्धारित करेगा। जैसे 0 है, 0 के लिए 0, 1, 2, 3 है हमारा, इसमें 4 यानी कोई वैल्यू है। तो उसके लिए इस तरह से डमी वेरिएबल बनाएगा। 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1। इसके लिए अलग अलग वो डमी वेरिएबल बना रहा है। तो डमी वेरिएबल आपको हम दिखा देते हैं। डमी वेरिएबल क्या होता है, बिना इसको पढ़े काम नहीं चलेगा। मॉडल की आवश्यकता है। अधिकांश मशीन लर्निंग मॉडल जैसे कि रिग्रेशन, निर्णय विधि, डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क केवल संख्यात्मक इनपुट को ही समझ सकते हैं। श्रेणीबद्ध डेटा को सीधे इन मॉडलों में नहीं डाला जा सकता। समरूपता, श्रेणीबद्ध डेटा को संख्यात्मक रूप में बदलने से डेटा समान रूप से प्रस्तुत होता है, जिससे विश्लेषण और प्रोसेसिंग आसान हो जाता है। गणना में सहूलियत, संख्यात्मक डेटा के साथ गणना करना आसान होता है, जिससे मॉडल अधिक कुशलता से और तेजी से प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले सकते हैं। अनुकूलता, कंपैटिबिलिटी, डेटा एन्कोडिंग से विभिन्न प्रकार के श्रेणीबद्ध डेटा को एक सामान्य प्रारूप में लाना संभव होता है, जिससे विभिन्न डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण तकनीकों के साथ काम करना आसान हो जाता है। श्रेणीबद्ध डेटा को इनकोड करने के दो सामान्य तरीके हैं। लेबल एन्कोडिंग, इसमें प्रत्येक श्रेणी को एक अनूठी संख्या सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए लाल को 1, हरा को 2, नीला को 3, ये कोड दिया गया है इसको इस तरह से करने के लिए। अब दूसरा है वन हार्ड इनकोडिंग। तो इसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए एक नया कॉलम बनाया जाता है और बाइनरी मान 0, 1 का उपयोग किया जाता है, यह दिखाने के लिए कि श्रेणी मौजूद है कि नहीं। उदाहरण लाल, हरा, नीला श्रेणियों के लिए 3 कॉलम होंगे। यह लाल के लिए 1, 0, 0, हरा के लिए 0, 1, 0 और नीला के लिए 0, 0, 1, मतलब व्हाट हार्ड इनकोडिंग करेगा। तो मतलब डमी वेरिएबल बनाएगा। तो जैसे यहाँ दिया गया कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड।
तो रेड को 2, ग्रीन को 1 असाइन किया है, ब्लू को 0, ग्रीन जहाँ आएगा 1, रेड जहाँ आएगा 2। अब उन्हीं के अनुसार उनकी हार्ड इनकोडिंग हुई है। 2 पे हमारा क्या है, रेड है, रेड 2 पे हमारा रेड है, जैसे 0 है, 2 पे हमारा रेड है, तो उसके लिए 0 0 1, लाल के लिए 1 0 0, 0 0 1 दिया है। और फिर 1 के लिए ग्रीन है, 1 के लिए ग्रीन है तो 0 1 0, इसी तरह 0 1 0, 0 क्या है ब्लू, 1 0 0, फिर हमारा क्या आया, 1 हमारा है। तो इस तरह से, और फिर यहाँ हमारा तो रेड है, तो 0 0 1 मतलब इसको डमी वेरिएबल कर दिया है। जहाँ हमारा रेड मिले है कोड के अनुसार किया है, 0 0 1 कर दिया है जहाँ रेड मिला है, और जहाँ ब्लू मिलेगा वहाँ 1 0 0 0 करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। तो सीपी यूनिट इसको डमी वेरिएबल में करने वाले हैं। सबसे पहले कैटेगोरिकल कॉलम को रिमूव करेंगे, कैटेगोरिकल वैल्यू डॉट सेक्स, इस सेक्स वाले कॉलम को रिमूव करेंगे और टारगेट वाले कॉलम को रिमूव करेंगे, फिर सबको डमी जो है कॉलम में चेंज करेंगे। यह श्रेणीबद्ध कॉलम वन हॉट इनकोडिंग का उपयोग करके संख्यात्मक प्रारूप में बदलने का काम करता है, लेकिन सेक्स और टारगेट कॉलम को इनकोडिंग से बाहर रखा गया है। यह प्रत्येक स्टेप में हिंदी का अर्थ है। कैटेगोरिकल वैल्यू डॉट रिमूव सेक्स और कैटेगोरिकल वैल्यू रिमूव डॉट टारगेट है। कैटेगोरिकल वैल्यू डॉट सेक्स और टारगेट कॉलम को हटा दे, इसका मतलब कि ये कॉलम श्रेणीबद्ध कॉलम की सूची से हटा दिए गए हैं और वन हॉट इनकोडिंग नहीं किया जाता है। इन दोनों का वन हॉट इनकोडिंग नहीं। डाटा डॉट पीडी के डमी डाटा कॉलम कैटेगोरिकल मतलब इस डाटा जो डाटा लिखा यहाँ कोड लिखा गया है उसको का एक्सप्लेन है। पीडी डॉट फंक्शन कॉलम वन हॉट इनकोडिंग करता है। डाटा डॉट फ्रेम कैटेगोरिकल सूची में मौजूद कॉलम को वन हॉट इनकोडिंग के लिए उपयोग करता है। पीडी डॉट डमी एक फंक्शन जो श्रेणीबद्ध कॉलम को वन हॉट इनकोडिंग करता है। डाटा डॉट फ्रेम कैटेगोरिकल सूची में मौजूद कॉलम का उपयोग करता है। कॉलम कैटेगोरिकल वैल्यू से कॉलम वन हॉट इनकोडिंग चयनित किया जाता है। ड्राफ्ट डॉट फर्स्ट पैरामीटर सुनिश्चित करता है कि पहले श्रेणीबद्ध कॉलम को ड्राफ्ट किया जाता है ताकि डमी ट्रैप से बचा जा सके। डमी ट्रैप एक स्थिति है जहाँ श्रेणीबद्ध डेटा को इनपुट करते समय क्लोनियलिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए हमारे पास रेड ग्रीन और ब्लू जैसे रंग होते हैं, तीनों रंगों के लिए अलग अलग कॉलम बनाने के बजाय केवल ग्रीन और ब्लू के लिए कॉलम बनाए जाएंगे और रेड को स्वचालित रूप से समझा जाएगा। तो इस कोड को हम करते हैं रन। हमारा कोड हो गया रन। अब हमारा डाटा डॉट हेड देखते हैं। तो हमारा डाटा डॉट हेड जहाँ जो है इस तरह से जितने जितनी वैल्यू थी उसको उतना जो है असाइन कर दिया गया। जैसे सी ए में हमारा 3 वैल्यू था, 1 2 3 4, 4 वैल्यू था, तो वो 4 वैल्यू असाइन कर लिया है। यहाँ इनकोडिंग हो गया है। वन हॉट इनकोडिंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, फीचर स्केलिंग करेंगे। तो फीचर स्केलिंग करने के लिए हम कोड चलाते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कंटिन्यूस वैल्यू को फीचर स्केल करेंगे जिसके -0 -1 to 1 के बीच में।
मतलब हमारा -1 to 1 के बीच में कंटिन्यूस वैल्यू को स्टैंडर्ड स्केल करेंगे। इसको हम करते हैं। अब ये आप पढ़ लीजिएगा इस कोड के बारे में। यहाँ क्या कर रहा है वो आपको बता ये डिस्क्रिप्शन बता देगा। इसका हेड देख लेते हैं। तो ये हमारा -1 से 1 के बीच में जो हमारा कंटिन्यूस वैल्यू है एचसीएफ स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल, ये हम इसको देखिए आप, ये स्टैंडर्ड स्केलर के फॉर्म में -1 से 1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब स्प्लिटिंग हम डाटा करेंगे। डाटा को स्प्लिट कर देंगे। इसमें डेटा डॉट ड्रॉप टारगेट, टारगेट जो है जिसमें हमारा टारगेट है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो हमारा ये एक्स जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो डिपेंडेंट है और एक्स हमारा जो है इंडिपेंडेंट है। तो हम इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट वैल्यू को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप हो गया। टारगेट वाई डाटा टारगेट एक्स की वैल्यू हम देखेंगे, एक्स आया। इसमें टारगेट अब हम हमारा जो है टारगेट वैल्यू ड्रॉप हुआ है। टारगेट वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं शो करेगा कहीं। अब हम y को देख लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि वेक्टर फॉर्म में है, जो कि इस तरह से शो करेगा। ये हो गया हमारा एक्स वाई डाटा स्प्लिट हो गया। अब हम ट्रेन करेंगे डाटा को, तो ट्रेन टेक्स्ट स्प्लिट करेंगे। और एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट करेंगे स्प्लिट करके। इसका हम शेप देखते हैं। इसका जब हम शेप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पे स्प्लिट हो गया। डेटा हमारा स्प्लिट हो गया। हमारा डेटा जो है शेप एक्सटेंड का 241 22 इस तरह से हमारा शेप शो कर रहा है। शेप शो हो जाने के बाद हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे। डाटा डॉट हेड पहले देख लेते हैं। अब इस डेटा जो हमारा डेटा यहाँ से हुआ है, इस डेटा पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग करने वाले हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लॉग डॉट फिट एक्सट्रेन वाई ट्रेन पे डाटा निकला है, उस पर लगा दिए। फिर वाई प्रेड डॉट लॉग प्रेडिक्ट एक्सटेक्ट कर दिया हमने। फिर जो है इसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं। इसके बाद एक्यूरेसी का फार्मूला अकॉर्डिंग वाई टेस्ट वाई प्रेड, तो हमारा 0.78 इतना करके आया। अब हम सपोर्ट वेक्टर एल्गोरिथम लगा के इसको देखेंगे। एसवीएम हम अलग अलग एल्गोरिथम लगा के ये चेक करना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी किस में आ रही है। तो यहाँ पे 6 से 7 एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम चेक करेंगे, जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर जो है दो तरह के एल्गोरिथम यहाँ पे यूज किए गए हैं। लीनियर और नॉन लीनियर एल्गोरिथम का यूज किया गया है। उन को अलग अलग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और यूज करके उनकी एक्यूरेसी के अनुसार देखना चाह रहे हैं कि किसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। जिसकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम डाटा का प्रिडिक्शन मॉडल जो है
क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एसवीसी एल्गोरिथम का यूज कर लिया है। अब एसवीएम डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कर दिए, एसवीसी ले लिया, वाई प्रेड बराबर एसवीएम डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेक्स्ट है, और फिर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं? वाई प्रेड किस तरह से निकाला जाता है? वाई प्रेड हमारा एक्स टेक्स्ट पे निकाला है, एक्यूरेसी हमारा होता है वाई टेस्ट माइनस वाई प्रेड। तो इस तरह से हमारा ये एक्यूरेसी निकल के आया। हम के नाइज बार क्लासीफायर का यूज करके देख ले रहे हैं। तो केनन क्लासीफायर लगाते हैं, फिट करते हैं केनन को। हमारा यहाँ केनन जो है फिट हो गया। अब हम प्रोडक्शन 3 इसको वाई प्रेड 3 किए हैं, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हम देख रहे हैं। जब प्रेड देखते हैं, इससे प्रोडक्शन करते हैं, एक्यूरेसी की देखते हैं, एक्यूरेसी वाई टेस्ट कामा वाई प्रेड 3, मतलब जो ये वाई प्रेड 3 है यहाँ पे कॉल किए, और वाई टेस्ट हमारा जो है स्प्लिट हुआ है उसको रख के यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो 0.73 करके आ रहा है केनन में। इसी तरह अब हम चलते हैं स्कोर। अब केनन का हम 1 से 40 तक का जो है लूप चला के देखते हैं कि इसमें एक्यूरेसी बढ़ती है कि नहीं। तो इस तरह से हम 1 से 40 तक लूप चलाने वाले हैं केनन का। तो ये हमारा लूप चल गया केनाइज बार। यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो 1 से 40 तक रखेगा, और उसका लूप चल गया है। अब हम उसके अकॉर्डिंग लूप देख लेते हैं। तो के 1 पे इस तरह से शुरू किया, तो 40 तक का यहाँ पे वैल्यू रख के वो हमारा केनन का सिस्टम दिया है। 1 रखा के पे, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। उस तरह से वो वैल्यू मतलब एक्यूरेसी निकाल रहा है। लास्ट में 40 तक गया है, तो 40 तक गया है। तो जिस तरह से के की वैल्यू रख रहे हैं, उस तरह से एक्यूरेसी थोड़ा इधर उधर हो जा रही है। लेकिन हमारा सबसे अच्छा जो है, जब के बराबर 2 रखेंगे, या फिर 1 2 3 4 5 6 के बराबर 2 रखेंगे तो सबसे अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। के 2 पे जो है हमारी एक्यूरेसी सबसे अच्छी दे रहा है। तो हम यहाँ के 2 पे ही रखेंगे। नाइस बार हम 2 पे ही जो है उसको हम ट्रेन करेंगे। यहाँ हमें ऊपर से के की वैल्यू निकाला है जो बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है। के बराबर 2 पर अच्छा एक्यूरेसी मिला है, जबकि बाई डिफ़ॉल्ट के बराबर 5 सेट रहता है। तो के बराबर 2 नाइस बार यहाँ के बराबर एन नाइस बार हम 2 ही रखेंगे, और उस पे डेटा मॉडल को सेट करेंगे, जो कि हमारा 80 से ऊपर दे रहा है एक्यूरेसी। तो 80 पॉइंट इतना करके आ रहा है। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, रेखीय लीनियर और गैर रेखीय नॉन लीनियर। इनका वर्गीकरण उनकी विशेषताओं और डाटा के साथ उनके कार्य करने के तरीके पर आधारित होता है। यहाँ 3 प्रकारों दोनों प्रकारों का विवरण और कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। रेखीय में हमारे क्या होते हैं? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर मशीन। और गैर रेखीय मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में के नियरेस्ट नाइजबार, डिसीजन ट्री
रैंडम फॉरेस्ट और न्यूरल नेटवर्क और सपोर्ट वेक्टर। तो रेखीय और सारांश क्या है? रेखीय और गैर रेखीय एल्गोरिथम का चुनाव डेटा के स्वभाव और समस्या के आधार पर किया जाता है। रेखीय एल्गोरिथम सरल और तेज होते हैं, जबकि गैर रेखीय एल्गोरिथम अधिक जटिल संबंधों को संभाल सकते हैं। रेखीय एल्गोरिथम क्या करता है? वो सरलता और गति देता है, रेखीय संबंधों के लिए उपयुक्त होता है। गैर रेखीय एल्गोरिथम जटिलता और अधिक संसाधन और की आवश्यकता होती है, जटिल और गैर रेखीय संबंधों के लिए उपयुक्त होता है। हम हम चलते हैं नॉन लीनियर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। तो हम यहाँ पे डेटा सेट को फिर से रीड करेंगे, सीएसवी डेटा सेट को। इस बार वेरिएबल करेंगे सेट डीएफ। वहाँ डेटा किए थे, यहाँ डीएफ किए थे, तो हम रीड करते हैं डेटा सेट को। हम यहाँ करते हैं रीड। उसके बाद हम डीएफ डॉट ऐड करके डेटा सेट देख लेते हैं। डेटा सेट को देख लेते हैं। यहाँ नॉन लीनियर में क्या होता है? ये मीन्स here not be required perform encoding and feature scaling। यहाँ नॉन लीनियर में फीचर स्केलिंग और इनकोडिंग नहीं होता। So now upload data set again। ठीक है, तो हमने रीड किया, अपलोड किया, इसका टेल देख लेते हैं और अब लास्ट का डाटा देख लेते हैं। लास्ट का डेटा शो कर दिया। अब डीएफ का शेप देख लेते हैं, डेटा फ्रेम का शेप देख लेते हैं। 1025 रो, 14 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉलम, 1024 जो दिया है, मतलब जीरो से इंडेक्सिंग किया तो 1025 रो हो गया हमारा। डीएफ डुप्लीकेट, हम ड्रॉप कर रहे हैं डीएफ से डुप्लीकेट ड्रॉप करने वाले हैं डीएफ डॉट सेव। तो हमारा जब ड्रॉप हो गया तो अब हमारा 302 जो डुप्लीकेट डाटा है वो उसने उसको ड्रॉप कर दिया। तो हमारा 302 रो बचा, 302 रो और 14 कॉलम। अब यक्स ड्रॉप टारगेट, मतलब अब हम ड्रॉप करने वाले हैं यक्स को। टारगेट को अलग ड्रॉप करें, मतलब टारगेट यक्स बराबर डीएफ से हम ड्रॉप करेंगे टारगेट, और वाई डीएफ डॉट टारगेट करेंगे। ये तो एक्स में हमारा जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो 302 एक्स डॉट सेव 302.13, मतलब हम यहाँ टारगेट वैल्यू को हटा दिए। अब हम वाई डॉट सेव में देख लेते टारगेट वैल्यू जो कि वेक्टर फॉर्म में बना है, तो 302, मतलब यहाँ पे हमारा वाई डॉट सेव आया जो कि 300 है, 302 है। अब एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट में स्प्लिट करते हैं डाटा को। तो ये स्प्लिट हो गया। अब डिसीजन ट्री क्लासीफायर लगाते हैं। डिसीजन ट्री क्लासीफायर लगा के देखते हैं इस पे। अब हम एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट पे हम डाटा को स्प्लिट कर लिए। अब इसके आगे का प्रोसीजर है कि इस पे एल्गोरिथम लगाया जाए। तो एल्गोरिथम हम डिसीजन ट्री लगाने वाले हैं। तो डिसीजन ट्री लगाने के लिए फ्रॉम sklearn इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर का उपयोग करते हैं। अब dt डिसीजन ट्री क्लासीफायर को देखते हैं इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं।
तो फिट देखते हैं, ये फिट हो गया टीटी नाम से। और इस पे प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं एक्स टेक्स्ट को। एक्यूरेसी इसका देखते हैं, तो इस 07377 करके आ रहा है इसका एक्यूरेसी। इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हम इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो डाटा स्प्लिट किए हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर आरएफ नाम से किए हैं, आरएफ एक्स ट्रेन इस पे फिट किए, रैंडम फॉरेस्ट आरएफ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर जो है फिट हो गया। वाई प्रेड 5 करके वेरिएबल सेट करते हैं और उसको प्रिडिक्ट करते हैं एक्स टेक्स्ट को। और फिर एक्यूरेसी स्कोर वाई प्रेड 5 करते हैं, तो इसका एक्यूरेसी निकल गया हमारा 0.8032 करके। अब हम ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर लगाते हैं इस पे, जो डाटा हमारा स्प्लिट हुआ है। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर को देख लेते हैं, जीबीसी उसका वेरिएबल सेट करते हैं, जीबीसी डॉट फिट करते हैं एक्सटेन वाइट रेड पे। तो हमारा यहाँ ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम फिट हो गया। अब वाई प्रेड 6 वेरिएबल करके जीबीसी डॉट प्रिडिक्ट टेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब इसका एक्यूरेसी वाई प्रेड 6 करते हैं, तो हमारे जीबीसी का इसका दे दे ग्रेडिंग बूस्टिंग का एक्यूरेसी दे देगा। अब इतना हम लगा लिए, जो अभी 6 मॉडल हम किए हैं उनको एक साथ उनकी एक्यूरेसी हम देखना चाहते हैं, उनकी एक्यूरेसी कितनी आई है। अभी 6 मॉडल पे हम वर्क कर चुके हैं, एलआर, एसडीएम, कैनन, डीटी, आरएफ, जीवी। इस 6 मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट किया है। अब इस 6 मॉडल की एक्यूरेसी एक साथ हम देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारा किस में आया है? सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारा आरएफ में आया है, जिसमें 803279 आया है। एसबीएम में भी लगभग वही आया है, 0.786 करके आया है। अभी तक हमने जो 6 मॉडल इम्प्लीमेंट किए हैं उनकी एक्यूरेसी जो आई है, तो उसमें आरएफ का रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का एक्यूरेसी जो है सबसे अच्छा आया है। तो इस रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डेटा फ्रेम पे, और इसी को हम फिट करके प्रिडिक्शन करेंगे। तो प्रिडिक्शन करेंगे, तो अब हम इस मॉडल का आरएफ मॉडल नमून इसका हम देख लेते हैं। जो मॉडल बना है उसका हम प्लाट बना के देख लेते हैं। तो इसमें एसबीएम और रैंडम फॉरेस्ट लगभग दोनों ने बराबर एक्यूरेसी दी है, लेकिन हम यहाँ रैंडम फॉरेस्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हेयर यूज रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम एक्यूरेसी इज हाई, तो एक्स ड्रॉप डॉट टारगेट वाई ड्रॉप डॉट टारगेट करेंगे। एक्स का सिर्फ देखेंगे 302.13। हम रैंडम फॉरेस्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं क्लासीफायर का आरएफ डॉट फिट एक्स वाई। हमारा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, अब यहाँ हम रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को लेके अभी तक हमने जितने एल्गोरिथम किए उसको हमने चेक किया, तो सबसे अच्छा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल हमारा एक्यूरेसी दिया। अब इस डेटा फ्रेम पे हम रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को जो है इम्प्लीमेंट किए, फिट किए। अब हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो प्रिडिक्शन न्यू डेटा, तो यहाँ पे न्यू डेटा नाम से वेरिएबल सेट किया। अब पीडी डेटा फ्रेम
3D डेटा फ्रेम, इसमें से एज, सेक्स, उन सारे कॉलम को जो है ले लिया और इंडेक्स 0 से, जिसमें से ये हमारा टारगेट कॉलम इसमें से जो है हमने इसमें नहीं दिया है, हमारा ये इंडिपेंडेंट कॉलम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टारगेट कॉलम को हम जो है ड्रॉप कर चुके हैं इसमें से। ये हमारा इंडिपेंडेंट कॉलम है, मतलब x की वैल्यू है। इसमें हम डाटा फिल करेंगे और जब हम डाटा फिल करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे तो हमारा टारगेट कॉलम में हमको प्रिडिक्ट करके देगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, मतलब इस एज के व्यक्ति को इस डाटा के अनुसार वो प्रिडिक्शन करेगा कि इसको हार्ट डिजीज है कि हार्ट डिजीज नहीं है। तो इसको हम करते हैं रन, तो हमारा न्यू डाटा देख लेते हैं। न्यू डाटा, ये डाटा हमने उठाया कहाँ से? ये डाटा इंडेक्स 0 से उठाया है हमने। इंडेक्स 0 पे हमारे डेटा फ्रेम में है ये डाटा, तो ये डेटा फ्रेम में हमारा तो दिखा देते हैं इंडेक्स 0 डेटा फ्रेम से। ये देखिए इंडेक्स 0 52 1 0 0 0 कितना करके इसमें टारगेट है 100 है। तो इंडेक्स 0 पे का ये डाटा हमने उठाया। अब हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो इसने एरे 0 दिया। एरे 0 का मतलब पेशेंट को जो है, जो एज का 52 है, उस पेशेंट, मतलब इस डाटा के अनुसार इतना डाटा देंगे तो वो प्रिडिक्शन करेगा कि उसको जो है डिजीज है कि नहीं। तो उस पर 0 दिया, जो कि टारगेट वैल्यू में 0 है हमारा इस रो में, तो 0 का मतलब नो डिजीज। तो अब हम इसको जो है इस फॉर्म में देख लेते हैं, तो मतलब इसको नो डिजीज है। अब दूसरा एक डेटा फ्रेम लेते हैं, न्यू डेटा 1 करके, जो इंडिपेंडेंट डेटा है हमारा, इसको करते हैं हम रन। आर्य डॉट प्रिडिक्ट करेंगे न्यू डेटा 1 को हम, तो इसमें हमारा जो कि इंडेक्स नंबर 723 पे है, उसका प्रिडिक्शन 1 कर रहा है। 1 कर रहा है तो 1 मतलब इसको डिजीज है। तो इसको हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग कोड, तो मतलब ये डिजीजेज है। तो इसी तरह इसने प्रिडिक्शन किया है। अब ये प्रिडिक्शन हमारा जो है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम के थ्रू कर रहा है, क्योंकि उसमें फिट किया है। अब जरूरी नहीं है कि इंडेक्स वैल्यू जो है हमारा सेम हो तभी दी, इसके नियर अबाउट भी वैल्यू मिलेगी तो भी वो प्रिडिक्शन में शो करेगा कि किसको डिजीज है कि किसको डिजीज नहीं है। तो अब हम इसको ग्राफिकल, हाँ पहले इस मॉडल को सेव करते हैं, फिर इसका हम ग्राफिकल GUI बेस्ड मॉडल बना के इसको चेक करते हैं। तो इस मॉडल को हम सेव करते हैं, इंपोर्ट जावली मॉडल। इसके बाद आरएफ मॉडल को, जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बना है हमारा, उसको हम इस तरह से सेव कर लेते हैं। तो किया सेव, अब इसको किया, हमारा मॉडल सेव हो गया। मॉडल को हम लोड कर रहे हैं, मॉडल लोड हो गया। अब प्रेडिक्ट मॉडल प्रेडिक्ट न्यू डेटा 1,
न्यू डेटा 1, तो एरे 1 दिया, जो हमारा न्यू डेटा है अभी बना है, तो एरे 1 दिया। ठीक है, हमने जो न्यू डेटा दिया है, ये न्यू डेटा 1 दिया है, उसके लिए उसने दिया उसको कि उसको डिजीज है। अब इसी का हम जीयूआई मॉडल बनाते हैं। तो टिंकिटर बनाते हैं, तो टिंकिटर को हमने फ्रॉम टिंकिटर इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जॉब लिस्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ कोड लिख रखा है, फ्रॉम टिंकिटर इंपोर्ट import job-lib, import numpy agency, import scalar। अब सो एंट्री फील्ड नाम से हमने जो है फंक्शन बनाया है, जिसमें P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P30 जो है हमने कॉलम बना रखे हैं, जिसमें हमें डाटा फीड करना है। उसके अकॉर्डिंग जो है हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। मॉडल हमारा आरएफ मॉडल है और प्रिडिक्शन हमारा जो होगा इनके अकॉर्डिंग थ्रू होगा, इनके अकॉर्डिंग थ्रू हमको रिजल्ट मिलेगा। अभी आप इसको देख लीजिए, इस कोड के व्यू को, फिर हम आपको दिखाते हैं। इफ रिजल्ट इक्वल टू 0 शो करेगा तो लेवल नो हर डिजीज शो करेगा, अगर अथवा फिर पॉसिबिलिटी हर डिजीज, तो वो पॉसिबिलिटी हर डिजीज शो करेगा। मास्टर इक्वल टू टी के, मास्टर हर डिजीज प्रोडिक्शन सिस्टम, जो टाइटल है ज्ञान। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड में वैल्यू इंटर करने के लिए इंटर योर एज, मेल फीमेल, इंटर योर वैल्यू सीपी, इंटर वैल्यू टेक्स्ट, मतलब हम ये जो है जो दे रहे हैं टेक्स्ट दे रहे हैं, ये टेक्स्ट शो करेगा, इसके अंदर वैल्यू हमें फीड करनी है। तो ये E1 करके जो दिया है, E1, E2, E3, E4 इंटरी फीड करने के लिए दिया है। इसी तरह E1, E2, E2, E3, E4 ये सब करके इसके अंदर एंट्री फीड करेंगे और एंट्री फीड करने के बाद रिजल्ट लेंगे। तो इसको हम करते हैं रन। तो हमारा ये ग्राफिकल बेस में बन के आ गया। अब इसमें हम एंट्री फीड करेंगे, एंट्री फीड करेंगे, एंट्री फीड करने का अब हम चलते हैं डेटा फ्रेम पे। हमारा जो डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम पे चलते हैं और इस पे हम एंट्री फील्ड करेंगे और देखेंगे कि उसको डिजीज है कि नहीं। अब ये हमारा डेटा फ्रेम है। मान लीजिए टू इंडेक्स का हम डेटा फ्रेम यहाँ फीड करने वाले हैं और प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंटर एज हम करेंगे 70 और मेल है कि फीमेल, सेक्स हमारा 1 है, मतलब मेल है, 1 है। और सीपी कितना है, उसका सीपी हमारा जी चेस्ट पेन 0 है और टेस्ट बीपीएस हमारा कितना है, 145 है, 145 है, 145 है। और कोलेस्ट्रॉल 174 है, 174 है कोलेस्ट्रॉल 174। एफपीएस कितना है, एफपीएस हमारा 0 है, एफपीएस हमारा 0 है। और फिर रेस्ट चेस हमारा 1 है, चेस जीजी 1 है। और फिर थैलेट हमारा 125 है, 125 है। और एक्सचेंज हमारा 1 है।
2.6 है ओल्ड पी, 2.6 है ओल्ड पी, और फिर स्लोप हमारा जीरो है, स्लोप हमारा जीरो है, और सी ए हमारा जीरो है, उसके बाद 3 है थैलेज। तो अब हम जब प्रिडिक्ट करेंगे तो हमको ये प्रिडिक्ट करके बताएगा कि इसमें डिजीज है कि डिजीज नहीं है। तो मतलब यहाँ टारगेट में हमारा डिजीज नहीं है, तो हमें यहाँ पे शो करना चाहिए जीरो, मतलब डिजीज नहीं है, नो हर्ट डिजीज है। अब हम कोई डेटा फ्रेम उठाते हैं जहाँ पे डिजीज हो, डेटा